मैं हूं आपके साथ राखी और इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हुई। जब से इलेक्शन शुरू हुए एक लंबा वक्त हुआ, 7 चरणों के बाद जो एग्जिट पोल थे उसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा था कि आखिरकार एनडीए को बहुमत मिलेगा। बहुमत तो मिला है लेकिन अभी भी फाइट लगातार जारी है। लगातार तमाम अपडेट्स स्वदेश न्यूज आपको सुबह से पहुंचा रहा है और निश्चित तौर पर यह बड़ा दिन सबके लिए, पूरी देश की जनता के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक वोट जनता का कीमती होता है और उन्होंने अपना वोट देकर एक सरकार को चुनने का जो एक संकल्प लिया था वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 543 सीटों में से 272 का बहुमत है और उस बहुमत से आगे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निकल चुकी है। इंडिया गठबंधन लगातार उस आंकड़े का पीछा कर रही है। एक महत्वपूर्ण और बात है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था, वहां पे भी इंडिया गठबंधन ने खाता खोला है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार यह पूरा एक तरफा वोटिंग गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ये कहते आ रहे थे कि एक तरफा जीत होगी, जनता ने एक तरफा वोट दिया, फिलहाल इस तरह की बातें अब यहां पर सटीक नहीं बैठती और मुझे लगता है कुछ देर का और इंतजार है और तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने लगातार पहुंचती जाएंगी और लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हर स्टेट से, हर राज्य से। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से पिछली बार 29 में से 28 सीटों पर कब्जा था, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। दिग्विजय सिंह ने काउंटिंग रुकवाई है, पीछे चल रहे हैं नकुल नाथ। वो फिलहाल तो आपको यह भी बता दें कि घर लौट चुके हैं। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा के नाम से लोकप्रिय हैं, 4 लाख की लीड लगातार उनकी बनी हुई है। उज्जैन में बीजेपी की जीत के होर्डिंग्स, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यदि 300 पार गई भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम का वोट होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 29 सीटों पर लगातार आगे बनी हुई है। दिग्विजय सिंह ने फिलहाल काउंटिंग रुकवा दी है, नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं, घर लौटे हैं और शिवराज सिंह चौहान 4 लाख की लीड से आगे हैं। उज्जैन में बीजेपी की जीत के होर्डिंग्स लग गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा 300 पार गए तो ईवीएम का वोट। देखिए, ये पहला बयान नहीं है। इस तरह के बयानों की कल्पना शायद की भी जा रही थी कि ठीक रहा, ईवीएम का फूटेगा, लेकिन जनता का जो जनादेश है, जो एग्जिट पोल जो आंकड़े बता रहे थे, उसमें आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आया। लगातार स्वदेश न्यूज इस पर चर्चा कर रहा था और यही बात सामने आती थी कि आखिरकार जो एग्जिट पोल है वो कितने सटीक होते हैं, उस पर हमने बात की थी और अब वो चीजें हमारे और आपके सामने हैं। चलिए, और मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, फिलहाल जो कमलनाथ हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा पर बड़ा फोकस था उनका, नकुलनाथ घर लौट चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुनाते हैं आपको। जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। हाँ, अभी 214 पद था जो मैंने लास्ट देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी मध्य प्रदेश चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं कि ठीक है, पूरे नतीजे आने दीजिए, देखेंगे, लेकिन जनता ने जो चुना है खास तौर पर छिंदवाड़ा सीट के लिए, उसके लिए ठीक है, अब वो क्या कहा जा सकता है और जाहिर तौर पे कि जनता का निर्णय है, आप उस पर क्या कहेंगे। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरी सहयोगी वैष्णवी हमारे साथ जुड़ी हैं। वैष्णवी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर लगातार, हालांकि ये दावा था भारतीय जनता पार्टी का कि वो पूरी सीट इस बार निकालेंगे, बड़ी बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2019 के आंकड़ों को देखें वैष्णवी, तो यहां पर 29 सीटें जो होती हैं उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से थी। तो इस बार जो छिंदवाड़ा की सीट थी वो भी जाती दिख रही है। किस तरह से देख रही हैं इस पूरे नतीजों को? बिल्कुल, जो दावा बीजेपी की ओर से किया गया था वो आखिरकार सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक ही सीट कांग्रेस के पास में थी, अब वो भी कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ताजा रुझान सामने आ रहे, एमपी में भाजपा सभी 29 सीटों पर
आगे है। दिग्विजय सिंह ने काउंटिंग भी रुकवाई है लगातार। अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने मतदान वाले दिन भी मतदान स्थल पर पहुंच करके निरीक्षण किया था, जायजा लिया था और उस दिन भी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। और आज भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम की गलती है अगर भाजपा जीतती है तो। इस तरीके के आरोप यहाँ पर दिग्विजय सिंह की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 29 सीटें बीजेपी के पास में थी और कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा है और ये एक सीट ही है सिर्फ जो कि कांग्रेस के पास में है और वो भी अब कांग्रेस के पास से निकलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा में भी शिवराज सिंह चौहान 4 लाख की लीड पर है और इसी के साथ उज्जैन में बीजेपी की जीत के होर्डिंग भी लग गए। राखी जी, जिस तरीके से जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई दे रहा है, बीजेपी कार्यालय में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी तैयारियां, ढोल नगाड़े सब बीजेपी की ओर से मंगवा लिए गए हैं। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में थी और इसी के साथ बीजेपी ने यह भी कहा था, पहले से ही उन्होंने लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया था कि जितनी सीटें एनडीए की आएगी उतने किलो लड्डू वो मध्य प्रदेश में बंटवाएंगे। तो ये स्थिति फिलहाल बीजेपी की देखने को मिल रही है और जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई दे रहा है और 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप का जो दावा बीजेपी ने किया था वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस पर खरी भी भाजपा उतरती हुई नजर आ रही है। अच्छा वैष्णवी, एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे देखिए, दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से काउंटिंग रुकवाई है, हो सकता है शायद वो अंदेशा उनको हो कि वहां पर राजगढ़ में अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है एक अंत तक, जो इंडिया ब्लॉक हमेशा कहता आ रहा था कि अंत तक इंतजार करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ राउंड्स के बाद अब चले जाएंगे। एक जो उनका बयान यहाँ पर ईवीएम को लेकर है कि 300 प्लस होता है मतलब ईवीएम का वोट है, एक बार फिर से कांग्रेस का ईवीएम को इस बीच में लाना कितना सही मानते हैं? देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि जब से ये प्रथम चरण शुरू हुआ ये बात आ रही थी कि ईवीएम पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब कहते हैं ना कि थोड़ा हार की तरफ आप जाने लगते हैं तो फिर ठीकरा ईवीएम पर फूटता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो भी पार्टी जीतती है विपक्ष के सवालों के कटघरे में खड़ी होती है क्योंकि लगातार ईवीएम पर ही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम की अगर बात करें तो विपक्ष हर बार ईवीएम पर सवाल उठाता है। जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं और जहां पर अगर विपक्ष जीतता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर उनको ईवीएम नजर नहीं आता, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम पर जरूर सवाल उठाए जाते हैं। और आज एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने ये ईवीएम पर सवाल उठाए क्योंकि दिग्विजय सिंह तो लगातार अपने बयानों से घिरे रहते हैं और वही लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और पूरा विपक्ष भी अभी ईवीएम पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और दिग्विजय सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि अगर 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास जाती है यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ये तो पहले भी दिग्विजय सिंह मतदान वाले दिन भी कह चुके हैं और आज भी वही आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में अपडेट आपको देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी कहा है कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ठीक है, चलिए वैष्णवी, मैं बीच में रोकूंगी, आपको बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं या मध्य प्रदेश के फैक्टर पर देखें, शायद बीजेपी के लिए बड़ा टास्क नहीं क्योंकि उनका ये दावा था, लेकिन फिलहाल ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, क्या ये ठीक होगा? हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराएं भारतीय जनता पार्टी से, और आपको बता दें कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर। काफी डिबेट्स में हम और आप साथ में बैठे और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पल पल की जो एक एक सीट का जो मार्जिन और डिफरेंस आ रहा है वो वाकई ये उत्साह अभी भी बढ़ा रहा है कि अब आगे और क्या। लेकिन क्योंकि फिलहाल अभी मैं फोकस मध्य प्रदेश पर करूंगी, राम पांडे जी, 29 में से 28 पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार थी, इस बार छिंदवाड़ा पे भी जो एक अधिकार था वो न जाने क्यों छूटता सा दिख रहा है। किस तरह से ले रहे हैं नतीजे और क्या मानते हैं कि कहां कमी रह गई है? कमी तो कहीं नहीं रह गई, सारा प्रयास किया था जनता को समझाने का। जनता को बार बार बताया गया कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और जनता वाकई बहुत परेशान थी। लोगों के बीच में जाकर बताया गया बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जनता ने भी माना, अग्निवीर से उनके रोजगार चले गए, जीएसटी के कारण कई व्यापारी बर्बाद हो गए, नोटबंदी के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। तो जनता ने ध्यान से सुना और जो भी हमें वोट मिल रहा है वो इसी आधार पर मिल रहा है। और बीजेपी को जो वोट मिल रहा है तो बीजेपी ने जो जिस आधार पर वोट मांगा है, जैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष तो मुजरा कर रहा है, विपक्ष में मायावती भी है, ममता भी है, प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष मुजरा कर रहा है,
और मटन, मुर्गा, मछली, हिंदू, मुसलमान, तो जिस आधार पर बीजेपी ने वोट मांगा था उस आधार पर बीजेपी को मिला, जिस आधार पर वोट हमने मांगा है उस आधार पर हमें मिला है। मान के चले 10 लाख वोट यदि किसी लोकसभा में गिरते हैं तो हार जीत 25-50 हजार 1 लाख से होती है, तो वोट तो आधे से थोड़ा कम हमें भी मिलेगा। तो जनता ने जो वोट हमें दिया है वो हमारे काम के आधार पर दिया है, और इनको जो वोट दिया है इनके झांसे के आधार पर दिया है। ये लोगों के माइंड वॉश करते हैं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा दिमाग में डाल देते हैं, किसानों के खाते में आचार संहिता लगी हुई है फिर भी एक दिन पहले पैसा डाल देते हैं, आचार संहिता लगी हुई है फिर भी महिलाओं के खाते में एक दिन पहले पैसा डाल देते हैं। बिल्कुल राम पांडे जी, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने हार को स्वीकार किया है। अभी कुछ देर पहले उनकी प्रतिक्रिया भी हमने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये तो जनता का निर्णय है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा 29 सीटों पर लगातार आ गई है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने हार को स्वीकार कर लिया है क्योंकि नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं और वो अपने घर लौट चुके हैं। चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। एक बार फिर से मेरी सहयोगी वैष्णवी हमारे साथ जुड़ी है। वैष्णवी, अब से कुछ देर पहले कमलनाथ कह रहे थे कि ठीक है, जो जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत तक देखिए क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, हार आखिरकार उन्होंने स्वीकार की। बिल्कुल, रुझान तो लगातार सामने आ रहे हैं और इन रुझानों के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अगर कमलनाथ की बात करें तो वही कमलनाथ है जो नकुलनाथ के साथ में दिल्ली पहुंचे थे और अपने बेटे के साथ में पहुंचे थे और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी उनकी नहीं थी, चुनाव प्रचार में भी वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे। और अब ये रुझान जब बीच में आ रहे हैं तो कमलनाथ ने ये कहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। लगातार छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कमलनाथ यहां से जीतते हुए आए हैं। नकुलनाथ इस बार मैदान में, नकुलनाथ घर लौट चुके हैं और कमलनाथ का भी ये बयान सामने आया है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये कहते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो सिर्फ एकमात्र सीट कांग्रेस के पास में थी, अब वो भी कांग्रेस से छिन गई है। कमलनाथ ने इससे पहले ही स्वीकार कर लिया, नतीजों से पहले कमलनाथ ने ये स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्या मानती है वैष्णवी, एक बड़ा फैक्टर है, देखिए लगातार जितना छिंदवाड़ा को सबने जाना है, या कमलनाथ का जो एक कहते हैं ना कि कई सारा काम उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए किया है। तमाम चुनाव प्रचार के दौरान वो कहते थे कि मैंने जो छिंदवाड़ा के लिए किया है, मुझे वहां की जनता पे बहुत ज्यादा विश्वास है। हालांकि ये बात आने लगी थी कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पर बड़ा एक अटूट विश्वास था कांग्रेस का, लेकिन वो आखिरकार छूट गई। और अब तो यदि हार ही स्वीकार कर ली है तो शायद उनको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है। बिल्कुल, काफी विश्वास भी था कमलनाथ को, कांग्रेस पार्टी को भी था कि छिंदवाड़ा सीट जो है वो उनके लिए है और इसी के साथ में ज्यादा प्रचार प्रसार भी यहां पर कांग्रेस की ओर से किया गया था। कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी की ओर से डेरा जमाए हुए थे और यहां पर पहुंचे थे, लगातार प्रचार प्रसार किया था। लेकिन होंगे कुछ मुद्दे जनता के जो कि ये पूरे नहीं कर पाई होगी कांग्रेस, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप भी लगते हुए आते हैं कि कहीं पर कुछ काम नहीं होते हैं, जिस तरीके से आरोप लगते हैं, कांग्रेस भी लगातार काम करती हुई आती है। लेकिन पूरा विश्वास कांग्रेस को था कि छिंदवाड़ा उनके हाथ में है, लेकिन वो हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है और कमलनाथ ये जीत हार से पहले ही, नतीजों से पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि वे हार रहे हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और इसका नतीजा ये रहेगा कि जो क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर रही थी 29 की 29 सीटों पर, वो 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक सीट छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा ही एकमात्र वो सीट है जो कि कांग्रेस के पास में थी, लेकिन कई समस्याएं लोगों की भी होंगी, परेशानियां होंगी जो कि सॉल्व नहीं हो पाई होंगी और कई जनता के मुद्दे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये चुनाव मोदी। ठीक है, चलिए वैष्णवी, बीच में रोकूंगी आपको, बने रहिए हमारे साथ। सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे जहां से अरविंद सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरविंद जी, क्या कह रही है ग्वालियर की जनता? और मुझे लगता है मध्य प्रदेश को ओवरऑल लेके चले तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी लीड लेकर चल रही। साफ तौर पर देखा जाए राखी की जो कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हैं, तो वर्तमान की बात करें, हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि
कैसे देखते हैं दीपक, आपने काफी लंबे समय से प्रिंट मीडिया में रहे और वर्तमान में भी आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, कैसे देखते हैं 29 में से पूरी 29 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? और चूंकि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्वालियर और मुरैना बाजी मारेगी, कैसे देखते हैं? यहाँ तो कांग्रेस पीछे जा रही है। देखिए, ग्वालियर की हम बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ है और मध्य प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो जब सरकार आई थी तब भी ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस जिस तरह से जीती थी, उसके बाद फिर कांग्रेस का जाना, फिर बीजेपी का वापस आना, और उसके बाद राम मंदिर का जो फैक्टर था उसको लेकर बीजेपी ने कैंपेन चलाया है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन उसका फर्क आप अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पड़ नहीं रहा। जहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है, जहाँ राम मंदिर बना है, जहाँ वहाँ पर वाराणसी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, बीजेपी ने लगातार वहाँ पर काम किया है, कॉरिडोर बनाया है, वहाँ पर वो परिणाम नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं राम मंदिर और मोदी की बात शायद उनके घर का, लाडली बहना का असर पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है। लाडली बहना की वजह से महिलाओं को जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो 100% बीजेपी को मिला है। हमारे साथ इस वक्त एक पत्रकार हैं, उनसे जाने सर कैसे देखते हैं वर्तमान में ग्वालियर की और चंबल अंचल की बात करें तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस मुरैना से जीत दर्ज कराएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। 20-25 हज़ार से वोट से पीछे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देखेंगे कि भारत सिंह कुशवाहा का लग रहा था कि डिफीट खाएंगे और यहाँ पर जो प्रवीण पाठक है वो बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ कमी देखते हैं? क्या कैंपेन में कमी रह गई है या क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पे जो बीजेपी ने जो टिकट दिए थे सांसदी में जो उतारे थे कैंडिडेट, उनको लेकर जनता की स्वीकारता नहीं थी। ये माना जा रहा था कि ये दोनों कैंडिडेट जो मुरैना का सुमंगल सिंह और भारत सिंह कुशवाहा, ये जनता की स्वीकारता नहीं है। इसको लेकर काफ़ी सारा विरोधाभास भी आया। लेकिन अंत में जब ये देख लिया कि इन्हीं कैंडिडेटों के बीच में हमें मतदान करना है, तो राम का जो फैक्टर चला है, राम मंदिर का जो फैक्टर है कि राम का नहीं वो काम का नहीं, ये नारा यहाँ पे काम कर गया। और ये इस नारे ने पूरे मध्य प्रदेश में जो इंटरनल अगर देखा जाए तो जो चला है कि राम का नहीं वो काम का नहीं, उसमें आदमी ने वोट। राखी, ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा का, मैं साफ तौर पर चूंकि भाजपा के प्रवक्ता भी वहां पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ता है, तो भाजपा का संगठन चुनाव लड़ता है। यही वजह है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट दिए गए थे, भाजपा ने दिए थे, वो लग रहा था कि बहुत लंबी कहीं ना कहीं उनकी हार होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने मैनेज किया। और आज स्थिति ये है कि जो मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, भिंड और ये गुना, तो क्या ज्योति सिंधिया वहाँ से बहुत अच्छी मतों से जीत रहे हैं। जो 3 लोकसभा सीट हैं उनमें ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं फाइट होती नजर आई। हालांकि फाइट है, 25-50 हज़ार वोटों से यहाँ पर अंतर से जो भी अगर भाजपा जीती तो जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह है कि व्यक्ति विशेष के कारण यहाँ कांग्रेस को भी यहाँ नुकसान उठाना पड़ा। और 29 में से 29 सीटों को जो अभी वर्तमान में रुझान आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के नतीजे आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय की एक प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुनाएंगे, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और लगातार रुझान आपके सामने है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, सुनाते। मतलब है कि उन्होंने हार मान ली है अपनी, वो ये मान के चल रहे हैं कि हम हार चुके हैं और उनको बहाना मिल गया ईवीएम का। तो अभी परिणाम आया नहीं, उसके पहले ही दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पे दोष देना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि हार मान ली है उन्होंने। एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी का एग्जिट पोल है। ये पूरे मीडिया जगत का अपमान है, क्योंकि सारे मीडिया जगत ने एजेंसीज को हायर किया, उन्होंने सारे देश में सैंपल सर्वे किए, उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाकर अपना परिणाम दिया है। ये अनुमान है उनका, इस आधार पर उन्होंने दिया है। अगर ये राहुल जी अगर मीडिया जगत का इस प्रकार अपमान करते हैं तो मीडिया जगत को भी उनके बारे में सोचना है। सर, इंडिया गठबंधन लगातार बैठकें कर रही है, सरकार उनका कहना है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। नहीं, वो बैठक इसलिए कर रहे हैं कि हम हार जाए, उसके बाद एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ें, इतनी जरा चिंता करें। चलिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 लाख वोटों से आगे। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है, अंतिम परिणाम आना बाकी है, लेकिन लगातार 4 लाख वोट यानी कि एक अच्छी लीड से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं।
सीधे चर्चा पर लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले क्या कह रहे हैं आंकड़े वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और सीधे चर्चा पर वापस लौटूंगी। राम पांडे जी, आपसे मेरी बात चल रही थी, लेकिन इस चर्चा में मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृज गोपाल लोहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृज गोपाल जी, बहुत स्वागत। क्योंकि मध्य प्रदेश की चर्चा पर हूं, लेकिन तमाम पल पल की अपडेट पूरे देश से जो है वो स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो बृज गोपाल जी, अब क्योंकि मैं राम पांडे जी के पास जाऊं उससे पहले मैं मध्य प्रदेश में लगातार 29 सीटों पर बीजेपी जो है लगातार आगे बनी हुई है और छिंदवाड़ा जिससे उम्मीद कांग्रेस को थी, फिलहाल जो कमलनाथ है उन्होंने हार को स्वीकार किया है, नकुलनाथ घर लौट चुके हैं। क्या मानते हैं? और हालांकि बहुत बड़ा वो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि पहले ही आपके पास 28 सीटें थी, लेकिन फिर भी ये एक सीट का और ले जाना किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, हर सीट अपने आप में एक मायने रखती है और खास तौर से उसमें से छिंदवाड़ा सीट अपना महत्व है उसका राजनीति में, और मध्य प्रदेश की राजनीति को परिवर्तित करने वाला वो परिणाम होगा, ये निश्चित सच है। और वहाँ हमने जो लक्ष्य तय किया था तो वो अपने कार्यकर्ताओं की दम से, कुशल रणनीति से, माननीय मुख्यमंत्री और कैलाश जी और प्रहलाद जी की मेहनत से हमने वो अचीव करने का काम किया है जो हमने सोचा था। तो वो मध्य प्रदेश में निश्चित 29 के 29 सीट जीतने का जो आनंद और अनुभव है उसको निश्चित है कि वो एक अलग विषय है। परंतु जहां तक सवाल है कि मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस दिशा में काम कर रही थी, कहीं भी कांग्रेस संयुक्त रूप से लड़ती नहीं दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे वो संयुक्त प्रयास थे, एक दल के रूप में प्रयास थे, और इसी का परिणाम है कि आज हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने में सफल रहे। बिल्कुल ठीक है। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रमाकांत जी, रमाकांत जी प्लीज। तो आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे सुन पा रहे हैं? रमाकांत जी, सर आपकी आवाज हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। प्लीज मेरा प्रश्न यदि सुन पा रहे हो तो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़ों में तो बीजेपी जो है सभी सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग होना, ये सामने रहा है। किस प्रकार से प्रत्याशियों पे दबाव बनाया गया, ये भी सामने रहा है। और ये भी कि लगातार झूठे वादों से, तमाम तरह की गुंडागर्दी से विरोधियों को बैठाने का काम किया गया। अभी आप देखिए कि वोटिंग के समय भी बहुत सारी गड़बड़ियां आई थी, और अभी भी जो है छिंदवाड़ा यहाँ को लेकर के, राजगढ़ को लेकर के तमाम चीजें आ रही हैं। तो अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर कम होती। मुझे रमाकांत पटेल जी आपसे एक बात पूछनी है। ओवरऑल जो पूरा देश का एक आकलन जो सीटों का हम देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मैं कहूंगी एक बहुत अच्छी फाइट के साथ आप लोग चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। ये हम चर्चाओं में भी बात करते थे, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में यदि क्लीन स्विप होता दिखता है या उस तरह से बढ़त दिखती है तो हम मशीनरी पे क्यों सवाल उठाते हैं? यही बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 300 प्लस हो गया मतलब ईवीएम गड़बड़ है। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल तो ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है। वोटिंग के दिन भी जो है गड़बड़ी सामने आ रही थी। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो बाकायदे लिस्ट जारी की कि ये मशीनें थी, ये नंबर था, जो कि बदल दिया गया है। उन्होंने तो कल ही नंबर जारी कर दिया था, तो वो आज की बात तो नहीं है। वोटिंग तो आज काउंटिंग तो आज चालू हुई है। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर सकती थी उसने खूब प्रयास किया। और सवाल इन पर इसलिए भी उठेगा कि अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था। ऑन कैमरा वोट विपक्ष की वोटों को रिजेक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए थे। तो सवाल तो उठेगा ना, वाजिब सवाल है, कोई वैसा सवाल नहीं है। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव आयोग अगर काम कर रहा होता तो आप बतलाइए ना, 10 दिन के बाद मतदान के आंकड़े जारी करते, तो सवाल तो उठेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम बेईमानियों के बावजूद आज देश की जनता ने यह फैसला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो 240 के आसपास अटकी हुई है। बिल्कुल। चलिए
रमाकांत पटेल जी वापस आऊंगी लगातार, क्योंकि पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज पहुंचा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर मारपीट हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कहासुनी के बाद कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। मारपीट में सपा कार्यकर्ता का सिर फट गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर मारपीट, बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद कार्यकर्ताओं में ये मारपीट हुई है और सपा कार्यकर्ता के सिर में गंभीर चोटें आई। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर मारपीट हुई है। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि कहासुनी के बाद कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, लेकिन इतनी बढ़ गई कि सपा कार्यकर्ता का सिर फट गया, गंभीर चोटें आई हैं। चलिए, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए लखनऊ से, जहां पर बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। गंभीर चोटें सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आई है। और रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट की गई है। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, और जाहिर तौर पर देखिए आज दिन क्योंकि मतगणना का है, हो सकती है आपसी कुछ नाराजगी, लेकिन इस कदर भी नहीं कि आखिरकार ये सारा एक माहौल देखने को मिले। जनता अपना जनादेश दे रही है, उसे स्वीकार करना होगा, और इस तरह की हाथापाई करने से, इस तरह से कार्यकर्ताओं में जो झड़प देखी जा रही है और इस तरह से हो जाना कि किसी को गंभीर चोटें आए, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां बड़ी संख्या में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता, कहासुनी हुई है और उसके बाद जो सपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चलिए, और सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां से ब्यूरो चीफ चेतन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। और लगातार इंदौर की सीट देखिए क्या क्या यहां नहीं हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल शंकर लालवानी 8 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताऊं, इंदौर को लेके नोटा का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ। 1 लाख से ज्यादा वोट जो हैं वो नोटा पर बटन दबा है। तो ये कह लीजिए यहां अक्षय कांति बम ने जो एक बम फोड़ा था, उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई थी। चेतन जी, ओवर टू यू। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल के साथ एक अच्छी लीड तो भारतीय जनता पार्टी के है, क्या फैक्टर माने इस जीत का? क्योंकि यहां पे पहले ही बहुत सारे फैक्टर्स काम किए गए थे, प्लस नोटा। जिस तरीके से बात कर लीजिए राखी, काफी अहम सीट मानी जाती थी इंदौर, और इंदौर की बात करते हैं लगातार यहाँ पे बीजेपी काबिज रही है। तो ये किला तोड़ने में कभी भी कांग्रेस कामयाब नहीं रही है। पर इस बार की बात करें तो काफी दिलचस्प चुनाव रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात करने आज के समय पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो अक्षय कांति बम थे वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सीधे तौर पर उनको जो शामिल किया गया था, कैबिनेट मंत्री, बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें शामिल किया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई थी इंदौर की। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से बात करें काफी बढ़त लेकर शंकर लालवानी आगे चल रहे हैं, करीब 8 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। और बात करें नोटा की तो 1,75,000 मत नोटा में गए हैं। तो कहीं एक ये बड़ा रिकॉर्ड ही बनने जा रहा है इंदौर के अंदर। जिस तरीके से बात कर रहे हैं स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है, तो कहीं ना एक बड़ा रिकॉर्ड भी इंदौर के अंदर बनने जा रहा है, नंबर 1। जिस तरीके से 1,75,000 जो मत है वो नोटा में डल चुके हैं। तो इस तरीके से देख लिया जाए तो यह कहीं ना कहीं इंदौर के जो लोगों की जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर दिखती कि जिस तरीके से अगर चुनाव होता, निष्पक्ष होता, जो जीतता जो हारता वो तो जनता जनादेश का फैसला होता, जो जनादेश होता वो जनता का होता। पर जिस तरीके से एन वक्त पर कांग्रेस और बीजेपी में आना और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करना, ये भी जनता में एक नाराजगी दिखी। और सीधे तौर पर बात कर ली जाए तो यहाँ का जो चुनाव था काफी अहम चुनाव था। बात कर लें मालवा व निमाड़ की, तो मालवा और निमाड़ में जब बात करें तो कांग्रेस जो बड़े दिग्गज थे उनकी कहीं ना कहीं साख इस बार दाव पे लगी थी। तो बात कर लें झाबुआ की, चेतन जी बीच में रोक रही हूँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से ही। आपको बता दें 2 रिकॉर्ड, बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं अब तक के। एक तो शंकर लालवानी की 8 लाख वोटों से जो बढ़त बनाए हुए हैं वो,
और सबसे बड़ी जीत की तरफ वो अग्रसर है। और दूसरी सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड जो है वो नोटा को लेके, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक लाख से ज्यादा का जो मार्जिन आ रहा है, नोटा को जो वोट मिले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इंदौर अव्वल है और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि 1,96,000 वोट नोटा पे पड़े हैं, यानी 2 लाख के करीब, और 8 लाख की जीत के को लेकर जो चल रहे हैं लगातार, उस लीड को जो बनाए रखे शंकर लालवानी, उनकी अपनी एक बड़ी जीत की ओर वो अग्रसर है। तो इंदौर को लेके 2 बड़े रिकॉर्ड इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमेशा मुझे लगता है याद रखे जाएंगे। चलिए चेतन जी, एक बार फिर से चेतन जी के पास वापस लौटेंगे। चेतन जी, मुझे तो लगता है इंदौर कई सारी चीजों में अव्वल रहता है, इस मामले में भी एक रिकॉर्ड बन गया जो हमेशा जब अगला लोकसभा आएगा तो मुझे लगता है ये इंदौर के लिए एक रिकॉर्ड की तरह चला गया, चर्चा होगी। लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत की जो वजह है यहां पर, या वो जीत की तरफ जिस तरह से अग्रसर है, उसका एक फैक्टर था अक्षय कांति बम का बम फोड़ना, क्योंकि वहां पर एक कैंडिडेट नहीं बचता, और जब कैंडिडेट नहीं बचता तो प्रचार हुआ नोटा का, और नोटा ने मतलब मुझे लगता है शायद वो प्रचार इतना सफल हुआ है, जो मैं समझ पा रही हूं कि 2 लाख के करीब नोटा पे बटन दबे। जिस तरीके से की बात नाराजगी का एक रूप था, जिस तरीके से बात करने की जनता जनार्दन का एक फैसला भी दिया है। इंदौर वासियों ने एक बात भी बताई है कि कहीं ना कहीं अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराते तो हो सकता है शंकर लालवानी की जो जीत है वो भी 9 लाख मतों से आगे, और शंकर लालवानी के साथ जो कैंडिडेट खड़ा होता तो कहीं ना कहीं जो फाइट होती, तो फाइट के दरमियान जो एक बात आती है, उसमें जिस तरीके से बात करें तो कई बड़े मतों से जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें जीते थे शंकर लालवानी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ते। पर जिस तरीके से जो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है वो 2.25 लाख का जो नोटा का बटन दबाया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी इंदौर की जनता में दिख रही है। तो एक रिकॉर्ड इतिहास जो बना है इंदौर के अंदर कि इतने लाखों मतों से जो शंकर लालवानी जीतेंगे, शाम तक ये फैसला आ जाएगा, जनादेश भी आ जाएगा कितने वोट मिले हैं और नोटा में कितने वोट डले। और जिस तरीके से बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज उनकी भी बात कहीं ना कहीं दाव पे लगी हुई। फिर अगर बात कर ले झाबा की बात कर ले, कांतिलाल भूरिया का एक बड़ा नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, उनकी साथ भी कहीं ना कहीं दाव पे लगी चुकी थी। पर जिस तरीके से हमने देखा है कि 8 की 8 लोकसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आ गई है। तो सीट और बता दें खंडवा की, तो खंडवा और खरगोन की बात कर ले तो यहाँ सीधे तौर पर अरुण यादव एक बड़ा नाम है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस में अच्छी दमखम रखते हैं, तो कहीं उनकी साथ भी एक दाव पे लगी थी। तो कहीं ना कहीं बात कर ली जाए तो जो 8 जो सीटें हैं वो फिर दोबारा बीजेपी के खाते में चली गई, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनका मंथन करना चाहिए क्या बड़ी हार का कारण रहा है। तो जिस तरीके से बात कर ले विधानसभा में तो उन्होंने अपनी धार के आसपास जो सीटें थी वो बचा ली थी, पर इस बार कहीं ना कहीं जो अपनी लोकसभा की सीटें वो मालवा निमाड़ में कांग्रेस नहीं बचा पाई, तो कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है। चलिए चेतन जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए भी। और सीधे राजस्थान का रुख कर लेते हैं, आपको लिए चलते हैं राजस्थान, क्योंकि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस राजस्थान में सीटें नहीं थी, इस बार वहां से अच्छी खासी सीटें निकलती दिखी हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिनसे हमारी सहयोगी सुमन ने बातचीत की है। 400 पार जो कहा जा रहा था और आज भी माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 400 पार का नारा झूठा हुआ और बेईमानी से ये लोग बात चुनाव जीते। पार्टी ने सरकार से न्याय किया और कांग्रेस में जो 5 साल में अच्छे हमारी सरकार ने काम किए, तो ये 6 साल से ये कुछ कर नहीं पाए, झूठ पे झूठ निर्मित करने का। 400 पार जो कहा जा रहा था और आज भी माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 400 पार का नारा झूठा हुआ और बेईमानी से ये लोग बात चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से जो न्याय पत्र दिया, खड़गे साहब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जिस प्रकार से प्रचार किया, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्राएं की, और कांग्रेस में जो 5 साल में अच्छे हमारी सरकार ने काम किए, तो ये 6 साल से ये कुछ कर नहीं पाए, झूठ पे झूठ निर्मित करने का काम करते रहे। इन सब चीज़ों को मिला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, घर घर जा करके हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियाँ थी उसको पहुँचाने का काम किया। तो
सबने एकजुटता से जो काम किया उसका परिणाम है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गेट की वजह से। राजस्थान में जिस तरीके से तस्वीरें देखी हैं, काफी कुछ 400 पार को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि राजस्थान में कांग्रेस जिन सीटों को लेकर आगे बढ़ी है वो कहीं ना कहीं खाता खोलना मुझे लगता है एक उनका प्लस है। वापस चर्चा पर लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त चर्चा में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश जी, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राम पांडे जी, क्योंकि काफी देर से कनेक्ट है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश पे ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं, जो चीजें और आ रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो गई हैं, अभी क्या कहते हैं? जी, सब कुछ सामने तो आ रहा है। इंदौर में करीब 8 लाख से शंकर लालवानी जी आगे चल रहे हैं और बनारस से मोदी जी केवल 50-60 हजार से आगे चल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से शंकर लालवानी को होना चाहिए। तो मोदी जी से 8 गुना ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो संविधान का मजाक उड़ाया राम गया पांडे है जी, इंदौर यहाँ में, के फैक्टर थोड़े अलग अलग है सर। वाराणसी और मुझे लगता है इधर के फैक्टर अलग है। यहाँ के आपके अपने ने बम जो फोड़ दिया ना सर, दिवाली पहली तो मनवाई। तो क्या देखो, मेरे भी इंदौर में काफी कॉन्टेक्ट्स हैं। तो इंदौर के लोग बोलते हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे या मोदी के विरोध में वोट देंगे। तो मोदी जी को इंदौर ज्यादा सेफ था बनारस से, मैं समझता हूँ। बनारस में तो वो शुरुआती दौर में पीछे भी चल रहे थे और इंदौर देखा जाए तो नोटा को 2 लाख और 8 लाख से बीजेपी जो जीत रही है, ये एक तरह से संविधान का अपमान है। संविधान का जो यदि हम कहें मजाक उड़ाया गया है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया गया है या संविधान निर्माताओं का मजाक उड़ाया गया है, तो ये इंदौर में उड़ाया गया है। क्या शंकर लालवानी जी सुमित्रा महाजन से बड़े नेता हैं क्या? क्या शंकर लालवानी जी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब ये रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा है हिंदुस्तान में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं तोड़ा है जो शंकर लालवानी जी तोड़ रहे हैं। तो ये इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी तानाशाही, इससे बड़ी लूटखोरी वोट की जो इंदौर में हुई है वो नहीं कह सकते। बाकी जो हार जीत चल रही है मध्य प्रदेश में, हम हार रहे हैं, बाकी एनडीए जो गठबंधन है, जैसे बीजेपी को बोला गया था कि बीजेपी की 370 सीटें आएंगी और गठबंधन की 400 से ज्यादा आएंगी। तो बीजेपी की शायद अभी 250 पर भी बीजेपी आगे नहीं चल रही है। 100-125 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। और सबसे बड़ा जो बीजेपी का जो कहना चाहिए प्रैक्टिकल था, लैब था, जो डायलॉग थे, मोदी जी के जो भाषण थे, स्मृति ईरानी के भाषण थे, जो भी था, सब देखा जाए तो यूपी के इर्द गिर्द घूमता था और यूपी में 80 ये चिल्ला रहे थे। तो 40 सीट पर भी ये वहां आगे नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, स्मृति ईरानी भी। और सबसे बड़ी बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी राइट और लेफ्ट थे, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, वो पीछे चल रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के लड़के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट आपको बीच में रुकूंगी। राम पांडे जी और बाकी मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। सीनियर एडिटर है स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। मुक्ता जी, ओवर टू यू। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आज का दिन ही इतना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने काम किए, तो ये 6 साल से ये कुछ कर नहीं पाए, झूठ पे झूठ वर्णित करने का काम करते हैं। क्लीन स्वीप है, क्या कारण मानते हैं? एकमात्र कारण जनता का भरोसा, माननीय मोदी जी के काम का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है और यही कारण है कि हमारी पार्टी एकजुटता से लड़ी। सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के काम का भी जनता पे असर अच्छा हुआ और इस कारण 29 लोकसभा जीते। सर, छिंदवाड़ा में जिस तरह से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी हार मान ली है, स्वीकार कर ली है, क्या लगता है आपकी स्ट्रैटेजी काम करी? क्योंकि हमने आपको देखा था बहुत एग्रेसिवली वहां पे चुनाव प्रचार करते हुए। देखिए, हमने तो पहले दिन कहा था कि छिंदवाड़ा गड़बड़ है, कांग्रेस की कमजोरी है कि वहाँ लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं करने दे रहे हैं। और मुझे संतोष है कि जनता ने हम पे भरोसा किया और रिजल्ट आपके सामने। केंद्र में जिस तरह से उलट पूरा आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
काहे का उलटा रहा है? उन्होंने कहा फिर एक बार मोदी सरकार बन रही कि नहीं बन रही? इनने तो कहा था कि 4 जून के बाद मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी। अब वो तो उनसे पूछिए किसकी सरकार है। राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं 295। मैंने कहा बताओ ना, उनसे पूछो कहाँ 295 कहाँ से लाएंगे? भगवान कैसे लाएंगे क्या? सीरियल तो नहीं आ रहे इसे। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबरेज जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठ। तो जाहिर तौर पर देखिए, सुनिए, प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, एक विश्वास बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और उन्हें लगता है, देखिए, जनता का आशीर्वाद है। जाहिर तौर पर आज जो जनादेश है वो जनता का ही है और उसे मुझे लगता है सभी को स्वीकारना होगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं वो अभी भी फाइट बनी हुई है, एक तरफा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए जहां पर क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन हमें वो भी देखना होगा कि खाते कहां से खुले हैं। वापस चर्चा पर एक बार फिर से लौटेंगे। यश जी, मुझे ऐसा लगता है आज अभी तक, क्योंकि हम फिलहाल तो मध्य प्रदेश की चर्चा पर थे, तो मध्य प्रदेश को लेकर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर मैं यही कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनादेश को लूटने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे 2018 के जनादेश को लूटा हो, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे खजुराहो की बात करें या अन्य जगह की बात करें। इंदौर में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राजनीति में अपराधीकरण कम होना चाहिए, और धारा 307 जैसे ही कायम होती है भारतीय जनता पार्टी उसको ले लेती है। तो अपराधियों का इतना जोर शोर से स्वागत मैंने पहली बार देखा है अपने राजनीतिक जीवन में, कि जैसे ही किसी पे अपराध कायम हुआ और किसी राजनीतिक पार्टी ने इतनी जोरदारी से उसका स्वागत किया हो। तो ये अपराध मुक्त समाज बनाने का काम तो नहीं हो रहा। और मोदी जी का, जिस तरीके से मोहन जी को सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों को सुनता हूं, तो ये मोदी जी का अनुसरण तो नहीं करते, उनकी बातों को तो बिल्कुल नहीं मानते। जिस तरीके से भी आपने बम की बात करी और वो फिर फरार घोषित हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिख रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से दिख रहा हो, 4 दिन बाद वो फरार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी दम भरे, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जिस तरीके से सुमित्रा महाजन जी का स्टेटमेंट आया कि कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह की चीज़ें करने की, अन्य लोगों का स्टेटमेंट, फिर कैलाश विजयवर्गीय जी बेचारे उसी बम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, हमने किया क्या। लेकिन अपने अंदर ही जो फंसे हुए, जो बम भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट रहे हैं, जो कांग्रेस के बम थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट रहे हैं, ये दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को लाई है। मध्य प्रदेश में जरूर कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसके परिणाम दूसरे प्रदेशों में जरूर देखने को मिले, और भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापस होने नहीं वाली। जो नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी चवन्नियाँ ऐसी हैं जो उछल उछल के पलट जाती हैं, बहुत सारे पलटूराम चाचा ऐसे हैं जो एनडीए में बैठे हैं, जो दबाव में इनके साथ अभी बैठे थे, लेकिन अभी वो सब उछलेंगे, वो सब पलटेंगे। आप देखिएगा आने वाला समय, एनडीए के अंदर बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, ब्रजगोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, और वो इंदौर से बम जो था वो चलते चलते यहाँ आया और उसके साथ दूसरे स्टेट पे चाचा पे भी चला गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल कहूं कि यश जी का आज दिन है। अभी तक जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो ट्रेंड्स में निश्चित है कि यश जी ये सब बातें कहेंगे, परंतु यश जी को ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिनको आप बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं हमारे यश जी, आप देखिएगा कि यही जीतू पटवारी जी वहाँ मौजूद थे, इंदौर से ही आते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, परंतु क्या अक्षय कांति बम जी के साथ वो नामांकन जमा करने की रैली में नहीं गए? कांग्रेस के सारे नेताओं ने उन्हें अलग छोड़ दिया, और केवल अकेले उन्हें नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें कांग्रेस टिकट देकर भूल गई। क्या इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है? और जो बार बार मैंने अभी आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में, कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में ये कह सकता हूं दावे के साथ कि कहीं भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, और उसका नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था, हमारे मन में जो था, एक संकल्प था कि हम सभी 29 सीटें जीतें, वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। निश्चित उसमें हमारी सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत, हमारे नेताओं की रणनीति तो है ही, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो बिखराव है वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। और एक बात मैं फिर से कहता हूं कि आप किसी की जीत और हार
ये दोनों राजनीति में लगातार चलने वाली बातें हैं। परंतु एक राखी जी, मैं आपसे बात कहूंगा, आज आपने जो कभी कल रात में जो कल्पना की होगी कि सारे बम फूटने हैं किस पर, ईवीएम पर, तो उस पर नहीं फूट रहा है। आज देश का चुनाव आयोग, लोगों को ठीक लग रहा है, ईवीएम ठीक लग रहा है, परंतु हम ये कहते हैं हमें हर परिस्थिति में दोनों चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलने वाला है, ये देश संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलने वाला है। आज जैसा हमारी उम्मीद थी वैसा हमारा प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अपन बात करें, पश्चिम बंगाल की करें, परंतु भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीतते हैं तो दुहाई देते हैं और हारते हैं तो ठीक रोकना पड़ेगा। यश जी, आगे कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है और मुझे ऐसा लगता है ये जो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पे आया। यश जी, समय हो गया, बोलिए। अच्छा, जल्दी से बोलिए। छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि लोया साहब ने उसको छेड़ दिया। हाँ, ईवीएम को लेकर के हम लगातार बात कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं ईवीएम लाई गई थी इसीलिए कि चुनाव जल्दी हो, निष्पक्ष हो, परिणाम जल्दी आए। 80 दिन चुनाव चला है और इस भीषण गर्मी में हमारे प्रेस के साथियों को खोया, हमने उन लोगों को खोया जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे थे, हमने वोटर्स को खोया है, बहुत लोग हैं। इस भीषण गर्मी में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाएं? चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में अभी जुड़ने के लिए। कहीं जा नहीं रहे हैं, यहीं पर बने रहेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाएगा जनादेश 2024 में।